टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग स्टार इज़ अवेटिंग फॉर यू टू शाइन। आज की सुबह एक नई उमंग, एक नया जज्बा और एक नई उम्मीद लेके आई है। आपको आज का दिन एक तोहफे के तौर पे मिला है और जिस तरह कि आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग, आज हमारी थॉट ऑफ द डे भी यही है। शेयरिंग इज़ केयरिंग बेसिकली क्या चीज़ है? वो चीज़ जो आपके पास ज़्यादती में मौजूद हो, उस चीज़ को औरों के साथ बांटिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वो खुशी औरों के साथ बांटिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में बहुत अरसे से पड़ी हुई है और आपको उस चीज़ की अब अहमियत नहीं रही, जिस तरह पुराने कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको पड़ा पड़ा ज़ाया होने मत दीजिए, उनको शेयर कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में बेइंतहा ऐसे लोग हैं जो चीज़ें आपके पास हैं आपको उनकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस तरह के बेतहाशा लोग इस दुनिया में जो कि उन चीज़ों के लिए एक्चुअली अपनी जान पे खेल रहे हैं ताकि उनको वो चीज़ें हासिल हो जाए। तो आज की जो थॉट ऑफ द डे है दैट इज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, वो लोग जो इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हैं, जो इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हैं, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ आप शेयर कीजिए, चाहे अपना खाना हो, अपनी खुशी हो, उनका ख्याल रखिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम एक अच्छाई है वो किस तरह करें। अच्छाई ज़रूरी नहीं कि आप किसी गरीब की शादी करा के, एक ही आपको तरीका पता है कि चलो किसी गरीब की हमने शादी करा दी और आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी बच्चे की सारी ज़िंदगी की एजुकेशन को फाइनेंस करें ताकि वो बच्चा आगे चल के अपने पैरों पे खड़ा होकर एक डिग्री होल्डर बन के कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ की कफ़ालत कर सकता है, अपनी कफ़ालत कर सकता है। तो मेरे ख्याल से किसी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा हो कि किसी की हेल्प किस तरह की जाए, बहुत सारे मुस्तकीन हैं जो आपको सड़कों पे मिलेंगे जिन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया होगा, पहनने को कपड़े नहीं होंगे, चप्पलें नहीं होंगी। आप उनकी वक्ती मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्ती मदद के साथ साथ अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि किसी बच्चे के लिए, किसी बच्चे की तालीम को मुस्तकिल तौर पे आप फाइनेंस कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो कोई इंग्लिश मीडियम और बहुत ही महंगा स्कूल हो, जो भी आपकी इस्तात के मुताबिक हो। एक बच्चा, कोई जो गरीब का बच्चा हो, जो एक नॉर्मल बच्चा हो, जिसके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं हो कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उस बच्चे की तालीम एंड तक, इंटर तक, डिग्री तक अगर आप फाइनेंस कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप एक पूरी ज़िंदगी, आप एक इंसान, एक पूरी फैमिली को इससे अच्छा सपोर्ट नहीं कर सकते। आज 24 मार्च है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी की बीमारी, एक बहुत ही मौलिक बीमारी है। आपको मैं एक बड़े पते की बात बताता चलूँ कि टीबी से हर रोज़ 4100 अमवात होती हैं। 4100 पीपल लूज देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ टीबी एवरी डे। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है और आपको पता है कोरोना वायरस जब से आया है, कोविड-19 जब से आया है, टीबी के लिए जितने भी इकदाम किए गए थे वो सब रिवर्स हो चुके हैं। लेकिन टीबी एक क्योरेबल डिजीज़ है, एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। टीबी से बचा भी जा सकता है और टीबी को क्योर भी किया जा सकता है। आज 24 मार्च है और आज हम ट्यूबरक्लोसिस पे फोकस करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, एक क्योरेबल डिजीज़ है, एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज हो सकता है और एक ऐसा मर्ज़ है जिससे बचा भी जा सकता है। इसके इलाज के लिए क्या क्या हम इकदाम ले सकते हैं, हम क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे टीबी जैसे मर्ज़ से हम महफूज रहें। और आपको पता की बात ये बताता चलूँ कि टीबी का मर्ज़ किसी एक ख़ास उम्र में नहीं होता, सिर्फ सिगरेट पीने वालों को नहीं होता, वो किसी को भी कहीं से भी लग सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ लखड़ावाला होंगे जो कि आपको बताएंगे कि टीबी से किस तरह बचा जा सकता है। हमारे साथ आज हुमैरा अफान होंगी जो कि एक बहुत शानदार साइकोथेरेपिस्ट हैं। वो बताएंगी कि किस किस तरह के मुख्तलिफ
अब्यूज़ से हम लोग गुजरते हैं, किस किस मुख्तलिफ तरह के अब्यूज़ का क्या एक हमारी पूरी ज़िंदगी पे असर होता है। डॉक्टर खुर्रम बशीर होंगे जो कि सोराइसिस जैसे मर्ज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और थोड़ी देर के बाद आपकी फेवरेट किचन क्वीन होंगी शेफ़ मुनीज़ा होंगी जो कि आपकी पसंद की डिश बनाएंगी। वो क्या बना रही होती है वो कभी हमें पहले से नहीं बताती। तो आज का एक बहुत ही फन फिल्ड और इन्फॉर्मेटिव शो होगा ख़वातीन और हज़रात। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब हम एक किचन क्वीन के साथ जो कि आज अंडे से खेल रही हैं। देखिए मैंने अब सोच लिया है, अब रेसिपी बनेगी सीधी सीधी और कोई बात नहीं होगी। क्यों कोई बात नहीं होगी? नहीं, हर वक्त मैंने आपको तो अंडा नहीं कहा, मैंने कहा आप अंडों के साथ कुछ कर रही हैं, ये मैंने कहा। बस मैंने कहा ना, मेरा उर्दू थोड़ा कमजोर है, मेरा उर्दू कमजोर है थोड़ा। हाँ, अब मैंने बहुत सीरियसली जो है, कोई मजाक नहीं। सीरियस हो रही तो फिर हंस क्यों रही हैं आप? अगर मेरे 3 गिनने तक आपको हंसी आई शेफ़ मुनीज़ा, देखें ये देखें अभी तो आपने स्टार्ट ही नहीं करी गिनती। क्या? तो हंस सकते ना। देखिए आपने कहा 3 गिनने तक। चले ठीक है, यू वांट टू प्ले दिस गेम? ठीक है, मेरे 3 गिनने तक आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप मुझे देखेंगी ना, वहां थोड़ी देखेंगी, यहाँ देखें। देखा आपने? देखा? अच्छा ओके स्टार्ट। बस हो गया? क्या मतलब है? नहीं बस हो गया। नहीं ठीक है। अच्छा क्या गिफ्ट मिलेगा पहले ये बताएं। आपको गिफ्ट जरूर नहीं, यहाँ से कुछ नहीं देंगे आप मुझे, प्रॉमिस। इस पूरे सेट से कुछ भी नहीं देंगे। क्या मतलब? तो क्या आप अभी शूटिंग छोड़ के चला जाओगे? नहीं, कुछ तो गिफ्ट होता है। गिफ्ट होता है, मुझे पता थोड़ी। पहले आप ये चैलेंज तो जीते ना। चल देखें, पहले रिवॉर्ड का जब इंसान को पता होता है ना, तो फिर इंसान रिवॉर्ड को दिमाग में रखता है। शेफ़ मुनीज़ा, काश ये 2 घंटे का आपका सेगमेंट होता तो हम ये हम जरा कर सकते हैं, लेकिन चलिए 1 2 3 और आपको हंसना नहीं है। 1 2 शेफ़ मुनीज़ा ये तरह से फेल हो गई इस चैलेंज में। अब तो इवन हो गया। मुझे आपकी पहेलियां नहीं समझ आती, आपकी पहेली तो मैं पहले ही जीत जाता हूँ, ये आप देखें। हाँ जीत जाता हूँ। अब देखिए आपकी किताब के लिए आपको कितना अच्छा वो उन्वान मिल गया। क्या? मेरी पहेलियां किताब? हाँ, जो एक चैप्टर मैंने छोड़ा हुआ है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। बिल्कुल सही है। तो आज शेफ़ मुनीज़ा हम क्या पका रहे हैं? आज हम ऑमलेट बना रहे हैं। और कौन सा बना रहे हैं आप बताएं? मेडिटेरेनियन ऑमलेट। जी हाँ बिल्कुल, मेडिटेरेनियन ऑमलेट बना रहे हैं हम। और हमने 4 अंडे लिए हैं। 4 अंडे लिए हैं, उनको हमने फेंटा है। इसमें थोड़ा सा दूध जा रहा है। अगर आज मैं दूध नहीं डालती तो असफर जरूर मुझे पूछते हैं, शेफ आपने तो आज दूध क्यों नहीं डाला? क्योंकि शेफ़ मुनीज़ा मैं हमेशा अपने ऑमलेट में दूध और फ्रेश क्रीम ऐड करता हूँ। बिल्कुल, फ्रेश क्रीम तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप उससे पहले नहीं डालते। नहीं, मैं फ्रेश क्रीम नहीं, वो जो होती है जो पैकेट की क्रीम होती है वही। हाँ, दैट्स फ्रेश क्रीम राइट। यस, वो मैं ऐड करता हूँ हमेशा। मतलब टोइंग वाला म्यूजिक कहाँ है? आप सो रहे हैं क्या बैंड वाले भाई साहब? आपने मिस ही कर दिया यार। हाँ ठीक है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करते हैं हम। ठीक है। काली मिर्च जा रही है, सफ़ेद मिर्च जा रही है, ठीक है, और सॉल्ट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंडे में जा रहा है। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया है। इनको हम फेंट लेंगे अच्छे से और ऑमलेट बनाएंगे। मुझे नींद में क्यों लग रही है आज आप? मैं नींद में लग रही हूँ? लगता है आप रात भर टीवी देखती रही। नहीं जी, रात भर मैं जाग ही ना लूँ। अच्छा। मेरी इतनी टफ ड्यूटी होती है। मैं 10 बजे में टोन वो तमाम हजरात जो 10 बजे के बाद मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, प्लीज सुन लें कि वो बिल्कुल भी रब्ता ना करें, क्योंकि 10 बजे मेरी बस हो चुकी होती है। हाँ सीरियसली? एग्जैक्टली, मैं 10 बजे सो जाती हूँ। वेरी नाइस। फिर लोग कहते हैं अच्छा आपने हमें रिप्लाई नहीं करा मैसेज का, आपने हमें जो है वो कॉल हमारी अटेंड नहीं करी, या लोग जो है वो टपक पड़ते हैं आफ्टर 10 बजे। उनकी रात जो है वो शुरू होती है, हमारी रात जो है वो उस वक्त खत्म हो जाती है 10 बजे। मेरी तकरीबन 11:30-12। ये होना भी यही चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी सेहत पे पड़ता है ना? आते ही आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी मोड में जाती ही मिडनाइट के से पहले। अल्लाह ताला ने अगर रात बनाई है तो वो सोने के लिए है, और दिन बनाया है तो वो जागने के लिए। हमने उल्टा हिसाब कर दिया। Exactly. हम दिन में सो रहे हैं, हम रात को जाग रहे हैं। फजर के बाद तो बहुत से लोग सोते हैं, लोग कहते हैं हमें रात भर नींद नहीं आती। अरे भाई सुबह उठो तो सही, फिर देखो रात को नींद कैसे नहीं आती। 6 बजे उठ के आप काम पे निकल जाए हमारी तरह, तो फिर आपको मजा आएगा। और कुछ लोगों का होता है ना कि कुछ लोगों के साथ इस तरह हो जाता है कि हाँ चलो पूरी रात जाग रहे हैं और तो आप फिर सोए नहीं।
अगर आप कह रहे हो ना कि आपको सुबह तक नींद नहीं आई तो फिर आप सोए नहीं, फिर आप नेक्स्ट डे रात को आप देंगे 8 बजे आप सोचोगे 48 घंटे तक जागे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जाग लिए हैं 24 घंटे तो फिर आप अपने टाइम पे 10 बजे सोएं, ताकि वो एक साइकिल तो कम से कम सही हो। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा शेफ मुनीसा, आपने इसमें बटर क्यों नहीं डाला आपने? बटर हम जो है वो लास्ट में डालेंगे इसमें। हम शामिल करेंगे बटर भी इसमें, हमने देखें रखा हुआ भी है। ठीक है, अब ये जो है हम थोड़ा सा उसको फ्लेम वो करें ताकि ये हमारा कुक हो जाए हल्की आंच पे। हल्की आंच पे। ठीक है, वरना ये हो जाता है कि वो कच्चा ऊपर से रह जाएगा और नीचे से पक जाएगा। तो थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम है इसका। अच्छा अब बताओ, ये है पालक। जी वेरी गुड। पालक, टमाटर और प्याज और साथ में हमने मशरूम्स रखे हैं, चीज जा रही है, हरा धनिया है, बाकी लाइट से मसाले हैं, ऑलिव्स हैं हमारे पास। तो ये जो है सारा सुने तो ब्रेड और वो पराठा आपने कुछ भी नहीं। अच्छा मेडिटेरियन के साथ कौन पराठा खाएगा? और वैसे भी आपने तो कहा था मैं डाइट कर रहा हूँ, तो जो है मैं ब्रेड नहीं खा रहा। अच्छा ये मेरे लिए बनानी खास, तो क्या बात है शेफ मुनीसा, आज तो आपने दिल जीत लिया। दिल जीत लिया, आए हाय दिल जीत लिया। कितना जाली था वैसे ये वाला। बहुत जाली था, बट चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये सीटी थी किसके लिए ये बताएं? मेरे लिए ऑफ कोर्स। क्या मतलब? ऑफ कोर्स मेरे लिए। इनकी तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया इन्होंने, मतलब क्या है यार, मतलब मेरे लिए ना म्यूजिक है ना कुछ, सीटी तो खैर होनी नहीं चाहिए। आप चाह रही हैं शो बंद हो, लेकिन असर एक बात सेंसरशिप में मतलब बड़ी हैरत की बात है, लोग जो है ना लड़के लड़कियों को देख के सीटी मारते हैं, यहाँ लड़के लड़के को देख के सीटी मेरे ख्याल से आपको जो अच्छा लगे उसको देख के मारे सीटी, क्या मसला? मुझे तो देख के प्लीज मारे। मशवरे ऑन एयर दे रहे हैं कि जो अच्छा लग रहा है उसको देख के मारे। मैं कह रहा हूँ अगर मैं अच्छा लगूं तो मुझे देख के आप सीटी जरूर मारे, कोई मसला या ये बात मारे सीटी। मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ और क्या, देखिए खुश रहे और खुश रखे लोगों को। बता रहे हैं आप, पता चला मॉल में गए पीछे से सीटियों की आवाजें आ रही हैं। क्या बात है, कितना अच्छा एक साउंड इफेक्ट लगेगा सच्ची। नहीं देखिए हर चीज को कितना पॉजिटिवली लेते हैं, ये आप असफर से सीखें कि किस तरीके से हर बात को ये पॉजिटिव उस पे ले जाते हैं, भले से कितनी नेगेटिव क्यों ना हो। और ऑमलेट अगर जल गया इन बातों में फिर जल गया तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना दोबारा बना लेंगे, और कलर अच्छा है और क्या, सीधी सी बात है। ये कितना अच्छा लग रहा है वैसे, है ना? अच्छा ये आपने साइड के लिए काटी हैं चीजें? जी हाँ, मुझे लगा था ये इसमें जमा करेंगे। नहीं इसमें हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा ये कुक हो जाए तो हम इसके ऊपर ये शामिल करके इसको फ्लिप करेंगे, चीज भी रखेंगे इसके अंदर। नाइस। तो आप बताएं कैसा लगेगा उसके बाद? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कुक हो जाए बस ये ऊपर से। अच्छा देखिए आपको देख के खुशी के मारे फूल रहे हैं। हाँ वेरी नाइस। और ऑमलेट आप जानते हैं कि मेरे दिल के बहुत करीब है ख़वातीनो हज़रात, आई रियली लव ऑमलेट, लेकिन ये मुझे कुछ खमीरी रोटी की तरह का लग रहा है इस वक्त। लेकिन मतलब आपको पता है शेफ मुनीसा अगर किचन में है कुछ पका रही हैं तो वो ऑफ कोर्स इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ही। हाँ, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मजे का वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। ओके। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम बना रहे हैं मेडिटेरेनियन ऑमलेट जो कि अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। बिल्कुल ऑलमोस्ट। अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं। हमने टमाटर ले लिए थे, उनको डीसीड कर लिया था, ठीक है, और उसको इस तरीके से कट कर लिया हमने। यहाँ पे प्याज आ गई, ठीक है। अच्छा आप कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। चुकंदर, ये हम पालक ले रहे हैं, पालक हम मटर नहीं, चुकंदर मटर जो है ना वो ऑमलेट के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। शलजम, ठीक है, हाँ आपको जो दिल चाहे ना आप वो डाल दीजिएगा। करेला फिर आप क्यों कह रही हैं कि जो दिल चाहे वो ऐड कर लें? करेला तो आप बिल्कुल डालिएगा, हम मशरूम्स भी शामिल कर रहे हैं। आप असफर के अंडे में ना नेक्स्ट टाइम मैंने ना करेले शामिल करने हैं। असफर का अंडा, ये कितनी अजीब सी बात है, मैं कोई जानवर हूँ? अब हम क्या डाल रहे हैं? ऑलिव्स, ऑलिव्स, वेरी नाइस, ठीक है, ग्रीन ऑलिव्स, ठीक है। आप ब्लैक ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सुनिए ये तो बहुत अच्छा खासा रिच है ना, हैवी ड्यूटी लग रहा है। ये अमीर अंडा है, पता है आपको, ये रिच अंडा है, ये अमीर अंडा है। अच्छा चीज़ हम शामिल कर रहे हैं, हमने चेडर चीज़ ले लिया था, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मोज़रेला ले सकते हैं, हलूमी, हाँ बिल्कुल, हलूमी चीज़ भी ले सकते हैं। आपको जो आपके पास, आप जब करेले डाल सकते हैं ना तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। जब अंडे आपका जो दिल चाहे आप करें। हाँ, आपको कौन मना कर सकता है मुझे बताएं? आपको कोई है मना करने वाला? मुझे बताएं। नहीं, कोई भी नहीं है। कोई तो होगा ऐसा तो मुझे मना कर रहे हैं। हाँ, जिसकी आप सुनते होंगे, बताएं किसकी सुनते हैं आप, ये बताएं। बस कर दे, हंसा दिया। सुनिए ये तो बहुत ज्यादा चीज नहीं हो गई, ये मेल्ट होगी? हाँ बिल्कुल मेल्ट होगी, क्यों नहीं मेल्ट होगी। ओके ठीक है, अब जो है हम इसको जो है वो फ्लिप कर, वाओ, ठीक है। शमुनी से तो बिल्कुल एक रोटी की तरह बन गया।
हाँ जी, इसको थोड़ा सा कवर कर दें। अच्छा, एक इसको हम, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इसके साथ, दैट्स इट, चीज़ मेल्ट हो जाए और ये डन है। और ये हमने पूरा हल्की आंच पे बनाया है। जी हाँ, देखें फ्लेम बिल्कुल हल्की है। वेरी नाइस। शेफ मुनीसा, जल्दी से इसकी रेसिपी बताएं। अच्छा भाई, रेसिपी का रिकाप दे देते हैं हम। हमने क्या किया कि यहाँ पे 4 अंडे लिए, बड़े गौर से सुन रहे हो, 4 अंडे लिए, उसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध शामिल किया, उसमें काली मिर्च शामिल करी तकरीबन 1 चाय का चम्मच, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सफ़ेद चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक हस्बे जायका, इन सबको हमने फेंट लिया और पैन में हल्का सा ऑयल शामिल करके हमने वो डाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमारा अंडा कुक हो गया उसको हमने कवर भी कर दिया ताकि ऊपर से भी कुक हो जाए। तो हमने इसमें प्याज, टमाटर, पालक, ऑलिव्स और जो है मशरूम्स हमने शामिल करे, चीज़ शामिल करा और इसको हमने हाफ कवर कर दिया। अच्छा, असफर का सवाल था कि बटर हम कब शामिल करेंगे, तो बटर हम अब शामिल करेंगे इसमें। ओके, और साइड्स पे शामिल करेंगे। तो ये देखें चीज़ भी हमारा आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, आप सीज़न भी कर सकते हैं, तमाम वेजिटेबल्स जो आपने मतलब इसमें हमने शामिल करी है इसको आप सीज़न भी कर सकते हैं। शेफ मुनीसा, हम चिकन के चंक्स भी तो डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन वो अनकुक्ड चिकन डालें या कुक्ड चिकन? नहीं, कुक्ड चिकन डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि देखिए इसमें इतना ज़्यादा पक तो नहीं रहा ना वो कि जो है वो बिल्कुल कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। दैट्स इट। देखें आपको बटर का जो है वो खुशबू भी आ रही होगी इसमें और बहुत मज़े का जो है ये ऑमलेट बनेगा इंशाल्लाह। और हम इसको एग वाइट के साथ बना सकते हैं? इतना ही होल्ड होगा उसका? हाँ हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं आप एग वाइट के साथ। तो ये पता है इन्होंने क्यों पूछे, क्योंकि ये डाइट कर रहे हैं ना आजकल, इसलिए। यस। नहीं, मैं अगर 4 अंडे खा रहा हूँ ना तो मैं सिर्फ एक की जर्दी खाता हूँ। आई लव जर्दी, कितने मजे की के बगैर में कितनी टेस्ट ही नहीं आता अंडे में। हाँ, ये तो है ना। और आज आप जर्दी को ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। आज शेफ मुनीसा जर्दी को ट्रिब्यूट पेश कर रही है। देखिए मैं तो रोजाना कोई ना कोई चीज को ट्रिब्यूट पेश कर ही रही हूँ। मैं सामन को। हाँ सामन बिल्कुल। सुनिए, आई थिंक इट्स रेडी नाउ। ओके, चलें जी, हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, और ये हम इसको नीचे रख देते हैं। इसको प्लेट में निकालने के बाद जो है ना हम हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे। ठीक है, अक्सर पहले पीछे हट जाते हैं ना। हाँ, ये देखें चीज़ था। ओह वाह। ठीक है, और जो है इसको थोड़ा सा हम जो है गार्निश करेंगे। हल्का सा हरा धनिया हम शामिल कर रहे हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये लीजिए, और ये देखिए कितना खूबसूरत है और ये कितना मज़े का बना है। और मेरा नहीं ख्याल इसके साथ आपको किसी ब्रेड पराठा, ये ऐसे ही आप है ना, ये ऐसे ही आप खा सकते हैं अगर आप, और ये हेल्दी ऑप्शन। हाँ, कंप्लीट मील, इट्स अ कंप्लीट मील, सीरियसली। और मुझे वैसे भी आई फील कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो इतना ही न्यूट्रिशियस और हैवी होना चाहिए, राइट। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम मौजूद हैं किचन क्वीन के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, कम राइट बैक टू अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और शेफ मुनीसा ने आज बनाया है मेडिटेरेनियन ऑमलेट एंड इट लुक्स डिलिशियस। अब आप टेस्ट करें इसका। मैंने वही कहा, मैंने कहा ये लाइव। हाँ, मैं इनको कह रही थी आप खाएं करें, नहीं मैं सबके सामने खा के बताऊंगा ताकि मैं सच बता सकूं अगर कि कितना जरा सी भी अच्छा गड़बड़ हुई तो सब विटनेस होंगे कि आपने जो पकाया उससे। नहीं, आपने तो ये कहा था ना कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप कितना अच्छा रोजाना खाना बनाती हैं। बस हाँ जी, तो मुझे पूरा यकीन है कि असर को पसंद ही आया होगा ऑमलेट, क्योंकि ऑमलेट के तो ये दीवाने हैं। नमक थोड़ा कम है। अच्छा, और इट्स वेरी नाइस, इट्स च्यूई। सबसे अच्छी चीज़ है एग के अंदर, जब आप एग्स बना रहे हो, एग्स मस्ट बी च्यूई, तो मज़ा आता है च्यू करने का। जो है वो एग एक्सपर्ट है। आई मीन एक्सपर्ट, हाँ है एक्सपर्ट ना। इसके अंदर मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है, ऑलिव से और टमाटर से एक 2 टेस्ट मिल रहे हैं, एग का और वो जूसी सा थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है। इट्स ग्रेट। आई थिंक मेडिटेरेनियन ऑमलेट ये बहुत मज़े का फ्लेवर है। शाह मुनीसा, हम ये ऑमलेट इंजॉय करेंगे, लेकिन आज चूंकि आपने मेरे लिए स्पेशली ऑमलेट बनाया है, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओए होए होए होए, क्या गिफ्ट है? आपकी पसंद का गाना।
अरे वाह, ठीक है, और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में, क्योंकि अब वक्त हुआ जाता है हमारे बहुत ही बिलव्ड सेगमेंट का, जिसका नाम है 5 मिनट्स ऑफ फेम। 5 मिनट्स ऑफ फेम में आज कौन हमारे साथ है, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और ये शेफ मुनीसा कि आज आप फेवरेट गाना सुनाने वाली हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। अनम, आप कब से गा रही हैं और क्या सोचा कि सिंगर क्यों बनना है? गा मैं बचपन से रही हूँ, पता नहीं था कि गा सकती हूँ। तोतला तोतला गाती थी बचपन से, तो बहुत से लोगों ने कहा मेरे मम्मी पापा को कि आपकी बेटी की आवाज़ में सुर है तो इसको आगे लाएं, तो ऐसे। ऑलराइट, और क्या क्या सुनती हैं, कौन कौन से सिंगर्स पसंद हैं? सुनती मैं हर टाइप के गाने हूँ, हर टाइप के, चाहे वो पार्टी सॉन्ग्स हों, सैड सॉन्ग्स हों, रोमांटिक सॉन्ग्स हों, सारे गाने, मतलब मुझे मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, आतिफ असलम, अली ज़फ़र, कुरतुलैन बलोच, ये। अच्छा, और इंग्लिश के गाने भी सुनती हैं? हाँ, थोड़े बहुत सुनती हैं। ज़बरदस्त। और हमारी जबान की ज्यादा खूबसूरती है ना। बिल्कुल, लेकिन जो सिंगर्स होते हैं मेरे ख्याल से म्यूजिक की कोई जबान नहीं होती। हाँ, ये और आई तो थिंक बात जो एक म्यूजिक होता है, बिकॉज आई लिसन टू एवरी म्यूजिक, मैं अरबिक म्यूजिक होता है या मैक्सिकन म्यूजिक है, तो मुझे हर तरह का म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट करता है। आई थिंक वाकई में म्यूजिक रूह की ग़िज़ा होती है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और आज की सुबह को मजीद खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव करने के लिए हमारा साथ देंगे आपकी दिलों की धड़कन डॉक्टर खुर्रम मुशीर। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो मान लें कि मैं आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी कराता हूं। नहीं सर, आपकी क्या बात है, आपका शो, आपकी इंट्रोडक्शन, आपका शो, आपकी पूरी टीम, आपका साजीना, आपके कैमरामैन, आपके डायरेक्टर, आपका चैनल, सारी चीजें जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा कॉल्स और बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस हमें आए सोराइसिस को लेके। बिल्कुल, तो हमने सोचा कि आज हम सोराइसिस पे फोकस करते हैं। बिल्कुल असर, बड़ी जबरदस्त, मैंने इसको निकाला भी, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और देखिए, ये सोराइसिस जो है, लोग बड़े परेशान होते हैं। पी से शुरू होता है, इसकी स्पेलिंग है PSORIAS, सोराइसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, आपकी फैमिली में रन करता है, पूरे एक्जिमा की तरह, बिल्कुल जैसे सामन कहते हैं ना, सामन जैसे। आपका कोट तो बहुत प्यारा है, मगर ये सामन कलर्ड है, ठीक है। तो सामन कलर्ड आपके पैचेस होते हैं बॉडी पे, पूरी बॉडी पे, स्केली, और इतनी खारिश होती है, लिटरली इतनी खारिश होती है कि आपके घर में कुछ भी चीज़ होती है उससे आप इचिंग करते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी खुदा का बड़ा शुक्र है कि ये ट्रांसमिट नहीं होती, आपको एक से दूसरे फैमिली मेंबर को लगती नहीं, कंटेजियस नहीं है। अच्छा, इन्फेक्शियस भी नहीं है, मगर आपकी विरासत में आती है। आपके पेरेंट्स में है तो आप में आ सकती है। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, ये क्या एक्जिमा का फॉर्म है सोराइसिस? नहीं, असफर कह सकते हैं, मगर है ऑटो इम्यून। आपका इम्यून सिस्टम उसको जितना भी फाइट बैक करे, उसको खत्म नहीं कर पाता। तो होता ही है कि जब ये सोराइसिस आपकी बॉडी में डेवलप एक दफा हो जाए, तो बड़ी मुश्किल से ये गायब होता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी डाइट की 5-6 चीजें एस से शुरू होती हैं। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है आपको, ठीक है, स्मोकिंग है, ठीक है, स्ट्रेस है, ठीक है, स्पाइसेस बहुत खाते हैं, ठीक है, और आप थोड़े 1-2 इश्यूज ऐसे होते हैं कि साइकोलॉजिकली आप बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, तो उससे ये फ्लेयर अप होती है। ठीक है। और अगर आपको इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इतना सिवियर होता है कि आपको पूरी बॉडी में अंदर तक टिश्यूज में पेनिट्रेट करता है, और थोड़ा आगे चल के आपके हाथ यूं हो जाते हैं। आपकी बोन्स की मूवमेंट जो है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस को ये डेवलप करता है। ठीक है। और घुटनों में, यंग एज है, लड़के लड़कियां आते हैं इनको सोराइसिस है, तो सीधे खड़े होना, चलना बहुत मुश्किल, बहुत जल्दी उनके घुटनों में बहुत, अगर नीचे बैठे हैं आप उनसे कहें उठ जाओ तो बड़ी मुश्किल से सहारा लेके उठते हैं। ठीक है। आपकी बोन्स तक पेनिट्रेट करता है ये। ठीक है। अच्छा, और क्या डॉक्टर साहब, इसकी कोई वजह नहीं, लग नहीं सकता आपको? लगता नहीं है, नहीं है, मगर आपकी जीन्स के अंदर देखिए, जैसे कोई डिजीज है ना, जैसे कि आपको जैसे एक एक्जिमा हो गया, और एक वर्टिलाइगो फुलबेरी हम लोग कहते हैं। ठीक है। डायबिटीज भी आपकी फैमिली में ही होता है, मगर स्ट्रेस हो तो उससे फ्लेयर अप हो जाता है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके अंदर एक लाइफस्टाइल ही ऐसा है, आप बहुत सारे काले वाले ड्रिंक्स पी रहे हैं,
ठीक है, ये जो कैंड चीज, हाँ बिल्कुल, वो फ्रिजी ड्रिंक्स होते हैं या कैंड चीजें खा रहे हैं, ठीक है, या हाफ बेक्ड, मतलब आप बेकरी में जाते हैं, वहाँ बड़ा शौक है आपको खाने का, तो ऐसी चीजें ये फ्लेयर अप होती हैं। डॉक्टर साहब आई लव बेकरी। देखिए मेरा तो दिल आई वांट टू लिव इन अ बेकरी। डॉक्टर साहब आप तो डिप्रेस लगता तो नहीं, क्या लगता है? आप तो फिर लगता है कि ब्रोकली खा ली और एक अम्मी के हाथ की थोड़ी सी रोटी चख ली, बस ऐसा ही चल रहा है, पता चल रहा है ना। लेकिन बेकरी आपको ख्यालों में अच्छी लगती है। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे वैसे तो हम लोग बिल्कुल ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपके साथ कभी भी जब आपकी कंपनी में होते हैं तो बात से बात नेचुरली निकल रही होती है। डॉक्टर साहब सोराइसिस को लेके एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसकी कोई खास फॉर्म नहीं है ना, जैसे इन लोगों को हो सकता है हेरिडिटरी ही है, बस अगर आपकी जेनेटिकली किसी को हुआ हो पहले तो आप उसको हो सकता है। देखिए नहीं, ये पैदा तो नहीं होता, जरूरी नहीं, देखिए पैदा होते हुए भी बच्चों को भी होता है, अच्छा, पैदाइश के वक्त भी होता है, ठीक है, एक सर्टेन एज में डेवलप होता है। जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स को, फिर भी हो सकता है बच्चों को ना हो, मगर हो सकता है किसी की फुप्पी को हो, किसी के एक दो पीढ़ियां छोड़कर हो, तब भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी फैमिली में नहीं है, आपको नॉन मेंबर्स में नहीं है, मगर हम हैं तो पूरा एक ही ह्यूमन होना, तो किसी को भी आ सकता है, मगर चांसेस यही होते हैं कि आपने अपने रिलेटिव को देखा होता है कि उनको है तो उससे डेवलप होता है ये और कोई इशू नहीं है। सेकंड चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए अगर जो लोग बहुत ज़्यादा बीफ लवर्स होते हैं, देखिए हमारा लाइफस्टाइल कैसे बनता है या फिर हमारी जेनेटिक्स कैसे बनती है। 400-500 साल से हम लोग जो खा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह रह रहे हैं, वो हमारी जीन्स में आ गया ना, तो आपकी जीन्स में ये चीज़ आ जाती है। आप बहुत सारे लोग बीफ खा रहे हैं, बहुत फ्राइड चीजें खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो आपकी जीन्स ही चेंज हो गई ना, म्यूटेशन हो जाती है आपकी जीन, उससे ये डेवलप होता है। और इसको खास तौर पे देखिए, इसकी पहचान क्या है कि मछली के कलर के सामन कलर्ड आपके पैचेस होते हैं और उसके अंदर सिल्वर स्केल्स होते हैं। लिटरली अगर मेरे एक पैच है और मैं यूं करूं तो आप मेरी पूरी जो लोअर्स हैं आप देखेंगे भर जाएंगे, पूरे स्केल्स गिरते हैं इसमें से, झड़ते रहते हैं। और सर्दियों में तो दिल चाहता है आपका, बिल्कुल आपकी फ्लेकी स्किन होती है, बहुत ही क्रैकी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नूर फ्रॉम लाहौर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नूर, हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो इस पर मैं बहुत ज्यादा आपका शो अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छे हमें जो है ना टिप्स मिलती हैं डॉक्टर साहब से, थैंक यू सो मच। और मेरा सवाल ये है, हेलो जी हेलो जी मेरा ये क्वेश्चन है कि गर्मियों में जिस तरह से अभी जैसे गर्मियाँ आने लगी हैं, तो हमारे जो एड़ियाँ होती हैं और उसके साइड पे जो टखना होता है साइड पे, वो बहुत ब्लैक से हो जाते हैं, कोहनियों की भी पीछे बहुत ज्यादा काला हो जाता है। बिल्कुल, तो उसके लिए कोई टिप बता दें कि गर्मियों में कुछ, क्योंकि फिर हाफ स्लीव पहनना और इस तरह से तो ये फिर अच्छा नहीं लगता। तो डॉक्टर साहब अगर कोई इसके लिए बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नूर, आप हमारे साथ रहिएगा और डॉक्टर साहब बताइए। जी बिल्कुल, नूर का बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तो एक्जिमा हो गया, ठीक है, उसी तरह ये सोराइसिस हो गया। अच्छा, एक चीज कहलाती है पामो, ये पाम्स हो गए ना, और प्लांटर कैरेटोडर्मा, ये जो उन्होंने बताया है, ये कहलाता है पामो प्लांटर कैरेटोडर्मा। आपके बड़े फ्लेकी हो जाते हैं, लिटरली लड़कियों का बहुत होता है, लड़कों का भी होता है, कि आप इतने कट्स पड़ते हैं कि आप कारपेट पे चलते हैं तो आपको इतना पेन होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत आपके हाथ पैर फट जाते हैं। थोड़ा सा किचन का काम किया, ठीक है, बर्तन धोए तो और पेनफुल होता है, बच्चों की नैपी चेंज की, ठीक है, कोई डिटर्जेंट्स आपने लगाए तो इतना फ्लेयर अप हो जाता है कि आपके लिटरली आपकी लाइफ बड़ा एक आप पैरालाइज्ड हो जाती है एक तरीके से। तो नूर आपके लिए बड़ा सिंपल सा, लाहौर में थी नूर, तो नूर आपके लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो आप सुबह शाम इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA, ठीक है, जैसे कि ईव ग्लो है, आप ट्वाइस अ डे जरूर खाया करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर असली न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है, रोगन आएगा बॉडी में, बड़ी स्टेमिना आएगा, इम्यून सिस्टम आपका वीकन अप जो हो गया वो स्ट्रांग होगा। थर्ड चीज आपको क्या करना है, आप खुद जाएं, वहाँ पे आप जाएंगे किसी बड़ी फार्मेसी पे, ठीक है, और आप उनसे कहेंगे जी मुझे एक कॉम्बिनेशन बना के दें, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह बताता हूँ, लाहौर में आप जाएंगी ना, देखिए एक तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, जो खास तौर पे फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है, उसके पास एक पूरी लेन है, ठीक है, जहाँ पे आपको दवाई डिस्पेंस करेंगे। आप वहाँ खुद बनवाइए, लिक्विड पैराफिन 50%, वाइट्स ऑफ पैराफिन 50%, उसके अंदर आप क्लॉबीवेट क्रीम 25%, ठीक है, दोनों 50-50%, क्लॉबीवेट क्रीम 25% और 5% लेनोलिन जी, वो बिल्कुल उसको लुब्रिकेट करेगा। मिक्सचर बनाया, 200 ग्राम बनाया और पूरे हाथों पैरों पे थोड़ा सा नम करने के बाद, नम से मुराद थोड़ा पानी लगाने के बाद पूरे अच्छी तरह उसको पिलाएं तो बड़ा फर्क पड़ेगा। और आप जब भी नहाया करें किसी अच्छे क्रीमी लादर
सोप से क्रीम बेस्ड सोप, क्रीम बेस्ड सोप से नहाएंगे। अच्छा। उसे और ये जो बहुत सारे जरासीम किल कर देते हैं ना 3-4 जी, उनसे बिल्कुल आप मत यूज कीजिएगा। वो जो साबुन होते हैं सारे वो साबुन कहते हैं जी, आपको लगाती 100% आपके जरासीम चले जाएंगे, वो बहुत खराब होते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी पे एक बैक्टीरिया रहना जरूरी है। अच्छा, कुछ तो बैक्टीरिया रहना चाहिए। अगर बिल्कुल चला जाएगा, अगर हम कुछ खाते हैं उसके अंदर भी बैक्टीरिया होता है ना, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। वो तो बैक्टीरिया नीडेड, आपको हम खाना होता है, ठीक है। डॉक्टर साहब इट्स सो इन्फॉर्मेटिव। आपकी कंपनी में रहना। खवातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग से। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। आज हम फोकस कर रहे हैं सोराइसिस पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉल अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और डॉक्टर खुर्रम आज हमें सोराइसिस के बारे में बता रहे हैं, सोराइसिस किस तरह होता है। और डॉक्टर साहब अब जो मेरा सवाल है कि अगर हो जाए जी तो उससे क्या हमें ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए, कैसे छुटकारा हासिल करें? देखिए, एक तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत स्पाइसी फूड और बीफ और ये चीज़ें कम। देखिए ये आए मतलब टिपिकल चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रोकली हो गया, पपीता हो गया, दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। थोड़े से मतलब अच्छा, और आप कहते हैं कि आप थोड़ा पिस्ता बादाम ये सारी चीज़ें खाएं, तो ये देखिए इस तरह से हैंडफुल है ना, मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये आपको ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि आप बॉडी को लुब्रिकेट रखें। थर्ड, आपको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर या बीच पे जाना ये अवॉइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फोर्थ चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी दवाई लें बुखार के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए, तो वो उसके अंदर वो उस तरह के रिएक्शन ना हो कि जैसे आप ऑगमेंटिन लेते हैं वो एक सेफ है, मगर आप एमॉक्सिल लेते हैं, ठीक है, मैं कॉमन नाम बता रहा हूँ, तो उससे ये बीमारी फ्लेयर अप हो जाती है, बहुत शदीद रिएक्शन होता है। जैसे फिक्स ड्रग रिएक्शन होता है, इस तरह ये रिएक्शन में बढ़ जाती है, ठीक है। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मुस्तकिल अपना आपको हाइड्रेट रखें, हाइड्रेटेड हो, पानी पीते रहें, ठीक है। अच्छा, और जो बहुत ज़्यादा वाइट शुगर है ना, उसका इंटेक आपको कम करना पड़ेगा। आपको ब्राउन शक्कर खाएं, आप शहद ले लें, आप गुड़ ले लें, गुड़ तो बेस्ट है। तो ये बड़ी मतलब टिपिकल चीज़ है। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे जो सोराइसिस के पेशेंट होते हैं वो गीला टॉवल करके बॉडी पे रखते हैं, वो कहते हैं कि ब्लीडिंग होती रहती है, इचिंग होती रहती है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ब्लीडिंग या इचिंग को तो रोकना है ना, वरना वो इन्फेक्शन हो। पहले तो आपकी बॉडी में एक डिजीज है ऑटोइम्यून, अगर आप ब्लीडिंग नहीं रोकेंगे, उसमें जख्म आ रहे हैं तो इन्फेक्शन हो गया ना, फिर इन्फेक्शन एक से दूसरे को भी लग सकता है, वो इन्फेक्शन फिर घर में फैलता है। वो सोराइसिस नहीं होती, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो फैलता है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप रगड़ रगड़ के ऐसे साबुन से या बॉडी वॉश से नहला देंगे 100% जरासीम का खात्मा या 99.99%, वो गलत हो जाएगा, वो आपकी स्किन को डेब्री बिल्कुल रिमूव। डॉक्टर साहब हमारे साथ आलिया हैं रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आलिया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आलिया, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर खुर्रम को भी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, प्लीज डॉक्टर खुर्रम से बात। कैसी हैं आप? जी जी ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। जी जी डॉक्टर खुर्रम, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने एक शो में ना अनवांटेड हेयर के बारे में बताया था, विटामिन ए क्रीम का यूज ना वो यूज करनी है लगाने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने पूछना था कि वो मतलब वैक्स वगैरह करा के आपको लगाना पड़ेगी वो क्रीम जो है? देखिए आपको अगर थ्रेडिंग अच्छी लगती है थ्रेडिंग करा लें, वैक्स अच्छी लगती है वैक्स करा लें। उसके बाद क्या करें, आप जब थ्रेडिंग वैक्सिंग के बाद ना थोड़ा चेहरे को नम करके ना थोड़ा नमी रख के उसको ओप्टन से वॉश किया करें। फिर आप विटामिन ए क्रीम लें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मिलेगी स्किन ए के नाम से, ठीक है। आपने ली 2 मटर के दाने, उसको विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन लिया या एवियन कैप्सूल्स होते हैं ई के ना, टोकोफेरॉल, उनमें मिक्स किया और पूरे चेहरे पे जहाँ जहाँ बाल आते हैं एवरी डे लगाएं, सुबह शाम, तो आपकी ग्रोथ बहुत कम होगी। और फिर अपने डॉक्टर से पूछ के ब्लैक पाउडर थेरेपी कराइएगा, लेजर नहीं कराइएगा। नो मैटर हम लोग कितने गोरे हैं, सांवले हैं, डार्क हैं, एशियाई जीन्स है तो आपकी पिगमेंटेशन और आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम सोराइसिस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून डिजीज की कोई इलाज तो कहते नहीं होता, आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन लेने चाहिए हमें? और असफर बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो मल्टीविटामिन जरूर हर एक को लेने चाहिए। आप बड़े शहरों में रहते हैं तो बिल्कुल ही लेना चाहिए। हम लोग पता नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, और आपको पूरे नरिशमेंट नहीं मिलती। थर्ड चीज, एक लोगों में बड़ा ख्याल है कि
हलवे खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, रोटियां खाएंगे, उसके बाद कहेंगे मैंने आपने 2 विटामिन दिए थे उससे मैं मोटी हो गई या मैं मोटा हो गया। विटामिन से आप कभी मोटे नहीं होते। विटामिन से आपके अंदर आती है वाइटैलिटी, ठीक है, तवानाई आती है, ताकत आती है। विटामिन आपको एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि आपके जितने आपके अंदर जो जहरीली पॉइजनस चीजें हैं उनको वो आपकी थ्रू स्वेट, थ्रू ब्लड, थ्रू जो आपका प्योरिफिकेशन होती है थ्रू लिवर और थ्रू यूरिन और फीकल पार्टिकल्स वो आपको वाइप ऑफ कर देता है, साफ करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात विटामिन का ये, जितना आप खाते रहते हैं आपका लिवर भी क्लीन रहता है। लिवर ही मेन चीज है ना आपका। Absolutely. आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा तो आप बीमारी आपकी बढ़ती है, तो विटामिन जरूर लेने चाहिए। ओके, मगर अपनी मर्जी से नहीं, डॉक्टर से मशवरे। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, कुछ लोग फिश ऑयल्स भी खाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ इस तरह के लोग होते हैं डॉक्टर साहब जो कि बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन करते हैं कि आज मैंने मल्टीविटामिन लिया, आज मैं फिश ऑयल मैंने लेना है, आज विटामिन ही लेना है, मैं उनमें से एक हूँ। और ये मैंने खुद ही से अपने दिमाग से, जो कि बहुत गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपने एक रूटीन बनाया हुआ है जी, तो उसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा। आप यकीन करें कि बाहर के मुल्कों में हमें एक आइडिया नहीं है, बाहर के मुल्कों के इसलिए हम फॉलो करते हैं कि उनके अंदर एक एजुकेशन है और उनकी पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब अगर आप जिम जा रहे हैं या हाउस वाइफ हैं या जो ऑफिस में काम करती हैं खवातीन, इतनी सारी विटामिन होती हैं। मैग्नीशियम की अलग है, ठीक है, विटामिन सी अलग है, ग्लूटाथायोन भी लेते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड उसी की फॉर्म, विटामिन ई, टोकोफेरोल अलग है, विटामिन ए थोड़ी क्वांटिटी में जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके तमाम चीज़ों को रेगुलेट करती है, जिंक, ठीक है। तो पूरा इतना बड़ा गुच्छा होता है, वो ट्वाइस अ डे लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, लोग समझते हैं कि विटामिन मैंने खाया मेरी बॉडी में जमा हो रहा है, नहीं होता। जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो उतना सक करेगा और बाकी फ्लश आउट हो जाएगा। तो लोग समझते हैं आपने विटामिन दिए थे मेरी बॉडी में जमा हो गए। एक बीमारी होती है हाइपर विटामिनोसिस, वो कितने लोगों में होती है? 50 लाख लोगों में से एक को होती है। और उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? उसमें होता है कि आपके विटामिन एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, तो आपकी बॉडी के कलर चेंज हो जाता है, कहीं मरून हो रहा है, कहीं पैचेस हो गए, ड्रग रिएक्शन हो जाता है, आपकी आंखें सूजी भी होती है, लगता है कि पूरा आपका यहाँ पे ना पूरा पानी बैग्स जैसे बन जाते हैं, आई बैग्स बन जाते हैं, ठीक है। वो हाइपर विटामिनोसिस 50 लाख लोगों में से एक को होता है। मगर लोग हमारे यहाँ वो हर कोई हाइपर विटामिनोसिस समझ रहा होता है। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम बशीर मौजूद है। खवातीन और हज़रात, विटामिन किस तरह लेने हैं और सोराइसिस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक है, उससे हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे सही हो सकते हैं, ये सब आप जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम बशीर से सोराइसिस को लेके। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि मल्टीविटामिन खाते हैं, वो कहते हैं एकदम से हमारे यहाँ फंस गया और हमने वो मल्टीविटामिन खा लिया, अब खाना खाने की तो शायद ज़रूरत नहीं है। और एक जो मल्टीविटामिन है जो एक ब्रांड का है, कोई सा भी है, वो कितने अरसे तक काम करता रहता है? क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत जल्दी चेंज करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपके एक प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हमारा शैम्पू चेंज होना चाहिए, जी बिल्कुल, टूथपेस्ट चेंज होना चाहिए, इस तरह विटामिन भी चेंज होने चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन कितने कितने दिनों में? 4-5 महीने में, मतलब एक बॉटल जो है वो चलती मेरे ख्याल से 2 महीने तक है, अगर डेली खाएं। अगर डेली खाएं, समटाइम अगर चॉइस भी रिक्वायर्ड होता है तो 1 महीने भी खत्म हो जाती है, दोबारा उसको कंटिन्यू करें, 2-3 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन बिल्कुल फंसते नहीं है, ठीक है। आप उसका क्या करें, अगर आपसे नहीं खाए जाते आप क्रश करके दूध के साथ मिला के ले लें। दूध का मतलब ये 2 किलो दूध नहीं है, 2 घूंट दूध है, 2 घूंट, ठीक है, 2 घूंट के साथ आप पी लेते हैं। हमारे साथ हुमैरा है फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हुमैरा? गुड मॉर्निंग। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने अभी ब्रेक से पहले विटामिन की बात कर रहे थे जी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बाहर जो जितने भी विटामिन इतनी सारी फार्मेसी से मिल रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूटेबल है हमारी स्किन के लिए, नेल के लिए और हेयर्स के लिए? तो हुमैरा भी आप हमारा प्रोग्राम सुन रही थी ना? जी। तो मैंने क्या कहा था कि कभी ये देखिए, ये ग्रोसरी नहीं है कि आप जाके आटा, दाल, चावल, चाय की पत्ती, आपने साथ में साबुन लिया और 2 विटामिन के डिब्बे डालिए, ये आप डॉक्टर से पूछेंगी ना। जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भी
विटामिन के लिए बारे में आप हमें थोड़ी सी मैं आपको विटामिन की डिटेल बताता हूँ। देखिए बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज़ है मेरा। ऑफ कोर्स जो विटामिन भी जो है वो भी आपको डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। बिल्कुल, क्या पता आपकी बॉडी में एक्चुअली किसी चीज़ की ज़्यादती हो ऑलरेडी, रिक्वायर्ड ना हो या कुछ चीज़ें आपके लिए रिएक्शन कर जाएं। ठीक है, अच्छा बिल्कुल हमारा का बड़ा अच्छा सवाल है, हमारा ने सही किया। देखिए आप जिस तरह से आप अपनी मर्जी से जाके शैम्पू खरीद सकते हैं, आम हालात में तेल आटा लेते हैं, शक्कर लेते हैं, चना लेते हैं, जो भी लेते हैं, मगर आप दवाई नहीं ले सकते, दवा नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो हमेशा डॉक्टर से पूछा करें। इसी तरह क्या हो गया, नेट पे बहुत सारे ब्रांड्स के ना, नहीं डॉक्टर साहब अभी भी अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं ना, आजकल एक ट्रेंड है गमीज का। ये गमीज, वो गमीज, स्लीप वेल गमीज या बालों के गमीज, तो ये बहुत सारे एक बिल्कुल वो बहुत ही मजे के होते हैं, लाइक टॉफीज। देखें तो आप टॉफीज के लिए टॉफी खा लिया करें। अच्छा। आप इसमें मत दिल लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये इन द लॉन्गर रन आपको, हाँ देखिए तुक्का जब तक चल रहा है ना, देखिए अगर आप हेलमेट के बगैर बाइक पे आपको कहते हैं हेलमेट लगाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट होगा ही, इसलिए कहते हैं कि हो भी सकता है। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि विटामिन आप खुद अपनी मर्जी से ना लें, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाएंगे तो रिएक्शन होगा ही। हो सकता है आप 10 साल मजे करें, 15 साल मजे करें, 16वें साल ऐसा झटका लगे कि आप हाँ है ना। तो देखिए आप लोग समझते हैं जी, अब मैं एक लड़के को कहा, मैंने कहा देखो बड़ा हम मुलाकात हुई, मैंने कहा कि देखो आप प्लीज़ ज़रूर पहना करो हेलमेट, बड़ा ख़तरनाक है। मेरा तो आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा फिर हेलमेट पहनेंगे, तो आप प्लीज़ हमारा इंतज़ार ना करें कि असफर साहब ने जो आपको गमीज बताई वो खाएं और उसके बाद खाती रहे और 16वें साल झटका लगे तो आप दोबारा TV1 में रहेंगे, जो कि 16 साल के बाद TV1 में रिंग करेंगी और मैं ही बैठा हूँगा, असफर होस्ट कर रहे होंगे। तो फिर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको कहा था ना 2022 में। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, आप जो कुछ भी दवाई के फॉर्म में खा रहे हो डॉक्टर के कंसल्टेशन से ज़रूर कंसल्टेशन के बाद वो खाइए। डॉक्टर साहब, तो ये सोराइसिस से रिलेटेड कौन से विटामिन हैं जो आपके ख्याल से लेते रहने चाहिए? विटामिन ई, विटामिन के और सेलेनियम जो होता है मछली में, जो होता है प्रॉन्स में, जो होता है गार्लिक में। ठीक है, ये मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट आप ज़रूर खाया करें। ठीक है, और मछली हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाएं। ठीक है, प्रॉन्स का इस्तेमाल हो गया। और एक चीज़ बड़ी कॉम, हमारे यहाँ लोग वैसे तो बड़े पिज़्ज़ा में खा लेते हैं, मगर वैसे कहो तो उनको अच्छा नहीं लगता, मशरूम वो ज़रूर खानी चाहिए आप। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो अम्माएँ चाहती हैं उनकी हड्डियाँ सही बिल्ट हों, दांत जल्दी ना टूटें, आई साइड अच्छी हो, तो उनको मशरूम सूप ज़रूर जरूर देना चाहिए। डॉक्टर, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो एकदम से आते हैं और चले जाते हैं, तो ये तो सोराइसिस भी कैसी तरह के एकदम से चला भी जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, असर ये फ्लेयर अप होता है ना। कि फर्ज करें जैसे बाहर का मौसम आया, ठीक है, तो मौसम चेंज हो, एकदम से आपको फ्लेयर अप हो जाता है बॉडी में, या फिर एकदम से आप कोई परेशानी में आए, या कोई फर्ज करें आपको बुखार आया या गला खराब हुआ, तो ये एकदम से फ्लेयर अप हो जाता है बॉडी में। ठीक है, और आप ठीक हो गए, आप दब गया, वो दब जाता है और दोबारा उठ के बहुत पावर से आता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में सोराइसिस है तो वो रीअकरेंस होती रहेगी? बिल्कुल होगी, और बॉडी से गायब नहीं हो सकता, मगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अब सेकंड स्टेज में चली जाएगी। इज इट लाइक डायबिटीज ना, कि जब मेंटेन आपको करते ही रहना पड़े? ब्लड प्रेशर हो गया, अच्छा डायबिटीज हो गई, ठीक है, एक्जिमा हो गया, एस्थमा हो गया, आपको मेंटेन करते रहना, सोराइसिस हो गया। ठीक है, और एक और बड़ी चीज है वर्टिलाइगो, ठीक है, फुलबेरी जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, मगर मेंटेन करना। अभी यकीन करें मैं रोजाना ही देखता हूं, तो मुझे कल भी एक खातून थी, तो वो 2 साल पहले अपने डायबिटीज के डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने दवाई दी थी उस वक्त, और कहा था मुझे 5 महीने में 4 महीने में दिखा दे। वो 2 साल उनका मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं वही खा रही हूँ 2 साल से। तो अंदर आपको कितना डैमेज हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल सही तरह नहीं होती तो आपका लिवर, किडनी, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपकी पूरी हार्ट, आपका सब चीजें डैमेज हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है, और बॉडी कब तक फाइट बैक करेगी? देखिए, और वही होता है कि आप इंतजार कर रही हैं कि कोई बड़ी गड़बड़ हो फिर मैं जाऊंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सोराइसिस के पेशेंट को कौन सी चीजें डाइट में हरगिज नहीं लेनी चाहिए? मिर्चें बिल्कुल नहीं खानी, नहीं मतलब बहुत मतलब ले लें, मतलब अवॉइड करनी चाहिए, कम खानी चाहिए। एक बड़ा बाहर के लोगों में जो सबसे ज्यादा जो फ्लेयर अप होता है वो लोग करते हैं टिबेस्को। ठीक है, टिबेस्को सॉस बहुत यूज करते हैं, वहाँ पे आमतौर पे स्टेक्स वगैरह में होता है, तो वो उसको अवॉइड करना। वहाँ यही कहा जाता है कि अल्कोहल जो लोग पीते हैं, ठीक है, उनके लिए है टोबैको, ठीक है, टोबैको, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप तंबाकू
नोशी करते हैं तो है, ठीक है, अल्कोहल इनटेक है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड होता है तो उससे ये चीजें अवॉइड करनी। ओके डॉक्टर साहब, अरीबा की कॉल है इस्लामाबाद से, जो बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अरीबा, आप कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर सलाम को भी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अरीबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाही थी। मेरे ओपन पोर्स हुए हैं, ये काफी कुछ ऐसे से ना काफी पोर्स ओपन हो गए, मतलब कटिंग वगैरह करने से तो नहीं, अपर लिप्स वगैरह की पूरे फेस के पोर्स है ना ओपन हो गए। बिल्कुल जी। इसके लिए कोई यूज किया रीबा आपने पहले? आपने कुछ पहले इस्तेमाल किया कोई चीज? नहीं सर, नहीं किया इस्तेमाल अभी। मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, पेपर पेन तैयार रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, उससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरीबा जी डॉक्टर साहब जी। अच्छा अरीबा, बड़ा सिंपल सा, आप देखिए इस्लामाबाद में आप जाएंगी डिवॉट्सन पे, ठीक है, आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगी, उनसे कहें मुझे 2% एजेलिक एसिड इन ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑयल में एजेलिक एसिड बना के दें। अब वो पूरे चेहरे पे ना आपने लिया अच्छी तरह से, इतनी क्वांटिटी, और पूरे जहां ओपन पोर्स हैं लगा के आप रात को सो गए, ठीक है, आपका नेचुरली आपका कोलेजन एनहांस होगा, तो आपके जो पोर्स खुले खुले हो गए। जैसे आप छोटी एज की लड़कियां होती हैं, छोटे एज के लड़के, उनको एक्नी के मार्क्स रह जाते हैं या पोर्स ओपन होते हैं, उससे आपका चेहरा बड़ा हार्श लगता है, तो ये बिल्कुल आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाएगी। आपने एजेलिक एसिड इन ओमेगा 3 फैटी एसिड बेस लिया और लगा के पूरे चेहरे पे लगा के सो जाए, आपकी स्किन यहाँ से बहुत टाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और 30 डेज कीजिएगा, फिर हमें बताएं, फिर हम चेंज करें। ये कोई भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है, पूरे पाकिस्तान में कर सकता है। ओके ओके ओके, पूरी दुनिया में। जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते हुए बस एक चीज और कि अगर सोराइसिस की तशखीस जल्दी हो जाए तो क्या उसकी सिवियरिटी से बच सकते हैं? देखिए इसमें तशखीस, आप सही कह रहे हैं, तशखीस तो उसमें होती ही नहीं है, क्योंकि वो नजर आ रही होती है। ओके ओके, है ना, हाँ सही कह रहे हैं आप। तशखीस भी कुछ लोग समझ होते हैं कि मुझे खारिश की बीमारी है, कोई लोग कहते हैं एक्जिमा, तो आपने अगर देख लिया कि जी पैचेस नजर आ गए, 5-6 फॉर्म्स होती हैं, गटेट होता है, रोजेशिया होता है, ठीक है, तो आपको तशखीस होगी तो फौरन उसको केयर करें, वरना वो आपकी हड्डियों में बहुत जल्दी डैमेज करती है, आपको चलना फिरना, आपका डेली चोर जो होते हैं वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो उसको बहुत अपने डॉक्टर को दिखा के और फिर इसको कंटिन्यू करें। आपको जो टाइम, अब फर्ज करें आपको 1 महीने की दवाई दी है, आप 6 महीने तक वही लगा रहे हैं, तो वो गलत है ना थोड़ा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने के लिए। और आज डॉक्टर खुर्रम ने सोराइसिस पे फोकस किया, आई एम श्योर जितने भी लोग सोराइसिस जैसे मर्ज में मुब्तला हैं उनको डेफिनेटली हमारे शो से फ़ायदा होगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, वी बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम हाईलाइट करेंगे अपने आज के शो में, वो है अब्यूज़। अब्यूज़ किस किस तरह की होती है, किस किस तरीके की अब्यूज़ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं, और वो अब्यूज़ फेस करने के बाद आपके अंदर जो इमोशनल या मेंटल डैमेजेस होते हैं उससे रिकवर किस तरह किया जाए। उसकी एक जो वजह होती है, कभी कभी एंगर भी होता है कि आपको अब्यूज़ हुआ और आप में गुस्से की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। कभी कभी उस अब्यूज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाते हैं, कभी अब्यूज़ की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये अब्यूज़ किस किस तरह की होती है, किस तरह इसको फेस किया जाए और किस तरह इससे निकला जाए, इसके लिए हमारे पास हमारी साइकोथेरेपिस्ट मौजूद है जिनका नाम है हुमैरा अफान। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर कमिंग टू द शो। माय प्लेजर। हुमैरा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। एक डिफरेंट तरीके की अब्यूज़ होती है जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे लोग महसूस करते हैं, और आई थिंक कभी कभी अपनी जॉब्स बचाने के लिए, कभी कभी एक फैमिली एनवायरनमेंट को होल्ड ऑन रखने के लिए वो अब्यूज़ सहते रहते हैं। आप बताएं इस बारे में। हमारे यहाँ असफर जो ज़्यादातर सबसे कॉमन चीज़ अब्यूज़ के साथ रिलेट करते हैं वो है खाली फिजिकल अब्यूज़ या सेक्शुअल अब्यूज़। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूजेस। देयर इज इमोशनल अब्यूज़, देयर इज वर्बल अब्यूज़, फिजिकल सेक्शुअल तो है ही है, देन देयर इज फूड दैट वी अब्यूज़, then there are substance like drugs and alcohol that we abuse. So abuse की बहुत सारी different अक़साम भी होती हैं. The most common one that we usually talk about is the physical abuse and the verbal abuse as well. But हम ये नहीं जानते कि उसका detrimental effect कितना पड़ता है, कितना उसका bad effect especially बच्चों पे. Exactly. And बच्चे फिर वो हैं उसी को पैटर्न को ले लेके सीख के उसी abuse को when they become adults, they
carry on the same abuse to their spouses, to their children, to their peers in office, फिर वो वाइड स्प्रेड होता है. सो अगर आप देखो कि अब्यूज़ शुरू भी कहाँ से होता है, यू नो, एक अब्यूसिव फैमिली में अगर आप बड़े हो रहे हो, चाहे उधर फिजिकल अब्यूज़ हो, चाहे वर्बल अब्यूज़ हो, चाहे इमोशनल अब्यूज़ हो, बच्चा वो इनकलकेट कर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है. लेकिन हमारा मुझे बात बताएं, बहुत सारी जो दादियाँ नानियाँ होती हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या इनफैक्ट कुछ टीचर्स भी ये कहते हैं अरे बच्चे वो तो थोड़ा सा तुम उनको लगाना चाहिए दो चप्पल जिससे वो थोड़े सही हो जाए. आर यू अगेंस्ट इट कंप्लीटली? आई एम, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई स्टिल फील कि फिजिकल अब्यूज़ जो है वो आप फिर थोड़ा बहुत कभी भूल जाओ, लेकिन जो वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ है वो नहीं भूलता. वर्बल अब्यूज़ में चीज़ें आ जाती हैं, बी लिटिल करना, नेम कॉलिंग करना, किसी को लफ्ज़ जैसे बेगैरत, बेकार, यूजलेस, तुम तो किसी काम की नहीं हो, किसी काम की नहीं हो, बिल्कुल. किसी को गैस लाइट करना, या इवन इमोशनल अब्यूज़ जब बच्चों को आप इग्नोर करते हैं, या किसी बड़े को आप इग्नोर करते हैं, आप बात नहीं करते, आप उसको, इट्स इक्वल, यू वोंट बिलीव इट एज पर कि बच्चों को इग्नोर करना एट अ यंग एज इज इक्विवेलेंट टू नॉट फीडिंग देम फूड. It's that important. Yes. और ये हम बिल्कुल नहीं करते. और हमारा ये बात कितने सारे लोगों को नहीं पता. बिल्कुल, because क्योंकि हम लोग, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन हम लोग कभी भी अगर दोस्तों में बैठे हुए होते हैं ख़वातीन और हज़रात, हम लोग कभी भी एक नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल लाउंज में होते हैं, तो छोटा बच्चा वहाँ से बोले जा रहा है, और हम अपनी बातों में, तुम क्या है इसको ले जाओ ना, हाँ बताओ फिर क्या हुआ. सो यही चीज़ है कि बचपन से जब आप बच्चे को इतना साइडलाइन करके आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, यू मेक हिम द सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो वो बड़े होकर समझेगा दिस इज़ द नॉर्मल वे इट्स सपोज टू बी. जब मैं भी बड़ा होऊंगा, कोई मुझसे बात करेगा, कोई बीच में आएगा, तो मैं भी उसको डीलिफ्ट करूँगा. सो किड्स मिरर, एंड वो अगर फिजिकल अब्यूज़ मिरर कर रहे हैं बचपन से, अगर कहते हैं ठीक है एक थप्पड़ लगाना, तो बीवी को भी एक थप्पड़ लगा देंगे, फिर अपने बच्चों को भी एक थप्पड़ लगा देंगे. हमें भी तो पिटी थी. एंड स्पेशली टीचर्स के साथ, जब टीचर्स बच्चों को मारती हैं और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, आई एम वेरी अगेंस्ट दिस थिंग. आई हैव क्लाइंट्स, स्पेशली एक तो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है बिकॉज ऑफ द फिजिकल अब्यूज़ दैट शी इज़ फेस्ड विद द ट्यूशन टीचर्स एंड इन स्कूल के. अब एट 23-24 वो हर ब्रेन इज़ लाइक अ 7-year-old. और वो पिछले 8-10 सेशन से निकल ही नहीं सक रही चीज़ से कि मुझे मारा था, मुझे यूँ पेंसिल बॉक्स फेंका था, मेरे ऊपर क्यों चमाट मारा था, वो पूरा एक्ट आउट करके दिखाती है. मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी तक याद है कि मैं मेरे ट्यूशन टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, मैं मेरा भाई हम लोग साथ पढ़ते थे, और मुझे आज तक जो चीज़ याद है वो ना हमारे हाथ पे पेन मारते थे ज़ोर से. और आपको पता है, मैं कभी भी, मुझे एक अजीब सी बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मुझे कभी भी पता चलता है, कोई मुझसे कह रहा हो ना कि अरे अभी बच्चों का ट्यूशन का टाइम है, तो यू नो द फर्स्ट थॉट दैट स्ट्राइक्स वो है कि मेरे हाथ पे मेरे टीचर पेन मारते. बिल्कुल, यू रिग्रेस बैक टू दैट एज जिस एज पे आपको पेन मारा गया था, एंड दैट ट्रिगर्स समथिंग इन यू. फिर आपको शायद घबराहट हो या टेंशन हो, एकदम से आप डर जाओ, तो ये वो कैफियत सारी होती है जो आपके बचपन से चलती आती है. एंड ये बोलना कि बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे नहीं भूलते, वो किसी और तरीके से मैनिफेस्ट करेगा. सो लेट्स से किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, इतना लड़ते हुए देखा, और उनको एक दूसरे को ये इमोशनल अब्यूज़ हुआ ना, ये वर्बल अब्यूज़ भी, गाली गलोच, एक दूसरे की बेइज्जती करना, बिलिटल करना, किसी को डाउन फील कराना, किसी को बोलना तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमसे तो कुछ काम ही नहीं होता. किड्स इंटरनलाइज दैट. सो व्हेन दे ग्रो अप दे फील इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमन कि आप किसी की भी ऐसे उठ के बेइज्जती कर दो. उनमें अटैचमेंट इशूज़ आ जाते हैं, उनके अंदर फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर इश्यूज आते हैं. सो ये सारी चीज़ें लेटर इन लाइफ जाके इतना मैनिफेस्ट कर जाती हैं कि बड़े होकर आई थिंक हम रियलाइज़ भी नहीं करते कितना डेट्रीमेंटल इफेक्ट है इसके ऊपर, स्पेशली विद द इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज़. अच्छा, मुझे मेरा एक बात ये बताएं कि अगर आप इस अब्यूज़ में फंस चुके हैं, या आपने बचपन में देखा है, यू नो यू आर अ ग्रोन अप अडल्ट नाउ, और आप अभी भी वर्क प्लेस पे या कहीं पे, यू नो देयर आर वेरी अनफॉर्चुनेट पीपल ऑल्सो जिनकी पूरी लाइफ एक इस तरह के इमोशनल अब्यूज में गुजरी होती है. एंड आई हैपी टू नो क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम जिनका उनकी सारी जिंदगी एक शेड में फिर आ जाती है. हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? तो सी हम बड़े आराम से ऐसे लोगों को लेबल कर देते हैं कि तो बहुत टॉक्सिक इंसान है, वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो बहुत ही ये इंसान है. बट बेसिकली दे कम फ्रॉम डिसफंक्शनल फैमिलीज एंड देयर इमोशंस आर वेरी डिसफंक्शनल. ऐसे लोगों को बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई उनको समझे. सो बेसिकली इफ समबडी इज फ्रस्ट्रेटेड एट वर्क या कोई फंसा हुआ है थ्रू एन अब्यूज साइकिल, दे विल नॉट बी एबल टू से ओ आई वाज अब्यूज्ड दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस. वो चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा मैनिफेस्ट डिफरेंट तरीके से करती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बंदे के जो फ्रंट में ये बिहेवियर कर रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों कर रहा है ये. बट देन अगेन टू ब्रेक आउट ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई खामखा में आपको भी लिटिल नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं, कोई बहुत डीप एम्बेडेड वूंड्स हैं वहाँ पे, ऐसे ज़ख्म हैं जो शायद उस बंदे को खुद भी नहीं पता, और पता भी है बट उसको पता नहीं कि उसके साथ काम कैसा करे, उसको डील कैसे करे. सो इन वर्क प्लेसेस एज वेल, येस, बहुत सारी दफ़ा आती हैं, कॉलीग्स पर आती हैं, एम्प्लॉयज़ पर आती हैं, एंड यूजुअली आप उसके ऊपर अपना अब्यूज़ ऑफ पावर शेयर करते हो जिसके ऊपर आप अथॉरिटेटिव फील करो, जिसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग फील करो. सो अब हमेशा अकाउंटेबिलिटी ना हो,
और अकाउंटेबिलिटी भी ना हो। सो सी व्हेन यू फील दैट यू आर द स्ट्रॉन्गर पर्सन, आप में बहुत पावर है और आपको अगले से आपको वीक दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, आपको कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर टाइप आप उसी के ऊपर निकालोगे। तो यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों पे निकालते हैं, बच्चे अपने स्कूल में छोटे बच्चों पे बुली करेंगे, पेरेंट्स डोमेस्टिक स्टाफ पे कर लेंगे, ऑफिस के अंदर जूनियर एम्प्लॉइज़ के ऊपर लोग अब्यूज़ कर लेंगे, गुस्सा निकालेंगे। सो इट्स ऑल काइंड ऑफ yes displaced anger as well. It's a crazy cycle. Yes. My God. Yes, and it's years of internalized script that we follow from our parents, grandparents, जो उसको normalize कर देते हैं। अच्छा, मेरा कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में जिस तरह हमें पता है बुलिंग इट्स अगेन एन अब्यूज, ठीक है, बिल्कुल। और वो बच्चे अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि देखिए स्कूल के अंदर 90% ऑफ चिल्ड्रन आर बुलीड बाय सीनियर्स और बाय मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में बी। आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूँगा। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. Ladies and gentlemen, take a break and please come back. We are in this great conversation with Humaira Afan. She's an awesome psychotherapist. She's my psychotherapist. Take a break and come right back. It's great. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star and we are in conversation with Humaira Afan, the psychotherapist. ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ कह रहा था हुमैरा कि एक अगर छोटे बच्चे होते हैं दे कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली या जो पेरेंट्स हैं वो हर वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो या शायद बात ना करते हो एक दूसरे से साथ रहते हो और वही बच्चा फिर स्कूल में भी एक बुलिंग का उसका निशाना बन रहा होता है और अनएबल टू कम्युनिकेट। आई थिंक इस तरह के जो इंडिविजुअल्स बच्चे होते हैं उनके लिए क्या थेरेपी होनी चाहिए? सो पहले तो देखें आपने बच्चों को अपने ट्रस्ट करना है। सो स्पेशली अगर बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है और घर पे पेरेंट्स भी अगर लड़ रहे हैं तो आप देख लो कितना डबल इम्पैक्ट होगा एक बच्चे के ऊपर, सो उसके दिमाग के ऊपर। सो बच्चों के साथ तो देयर इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो थोड़ा सा हम उनके साथ वो भी करते हैं, डांस एंड मूवमेंट थेरेपी भी करते हैं बिकॉज इसी एज के फिर वो बड़े होकर डिसफंक्शनल ह्यूमन बीइंग्स ही बन जाते हैं जिनको फिर हम बोलते हैं तो बहुत टॉक्सिक इंसान है। तो जिस एनवायरनमेंट से ये जो टॉक्सिक बनकर आते हैं आप उस एनवायरनमेंट को तो देखें। सो वी यूजुअली डू रिकमेंड कि इफ़ यू फील योर चाइल्ड इज़ वेरी क्वाइट, बच्चा बहुत चुप है, बहुत आइसोलेटेड रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, खाना ठीक नहीं खा रहा, बेड वेडिंग रात को हो रही है या नींद ठीक नहीं हो रही, बहुत घबरा जाते किसी की टच से, किसी के करीब आने से, तो आपका ये साइन है। या किसी के घर नहीं जाना चाहता कि फ़िज़िकल अब्यूज़ हो सकती है या सेक्शुअल अब्यूज़ हो सकती है। स्कूल जाने में नहीं तो वहाँ पे भी आपको समझ साइंस एंड सिम्टम्स देखे बच्चों के एंड इवन बड़ों के फॉर दैट फैक्ट। जो थोड़े से बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, टीन्स में आ जाते हैं, अडल्ट्स में आ जाते हैं, देयर बॉडी लैंग्वेज एंड देयर रेजिस्टेंस टू समथिंग इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, अगर कोई एक तो शेम बहुत अटैच्ड है, घरों में लड़कियां लड़के आके अपने पेरेंट्स को बोलने के सोने में हाथ लगाया या हमसे गलत बात की, हम फ़ौरन उसको अनवैलिडेट कर देते हैं, बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे ख्याल में है। प्लीज़ सुने बच्चे को, देयर इज़ सम ट्रूथ टू इट। वो बच्चे फिर बिकॉज सब आप उनको इतना इनवैलिडेट कर देते हैं लेकर कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, बिकॉज पेरेंट्स समटाइम्स एंड एडल्ट्स कांट हैंडल द सिचुएशन। सो सिंस उनका डिस्कम्फर्ट है तो वो बच्चे को नहीं मैनेज कर सकते, वो उनको उसको डिनाइल में कर देते हैं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा को तुमने गलत सोचा, कोई ऐसे नहीं हो क्या, किसी ने प्यार से किया होगा। Then again, and the child is so scared to talk about it. The teenager is so scared to talk about it. फिर obviously जब आप उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो या किसी बाहर वाले पे बात करेगा या वो अब्यूज़ होता रहेगा। In a marriage as well, in a husband and wife as well. कभी toxic relationship इतनी होती है कि it's difficult to break the cycle of the abuse, whether it's physical or it's verbal or it's emotional. फिर वही बीवी या sometimes men as well, वही जाकर जब किसी बाहर वाले को बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स इनवैलिडेट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, शुक्र करो कि शराब और सिगरेट नहीं पीता, एक थप्पड़ी तो लगाया है, शुक्र करो सिर्फ गाली दी है, रात को घर तो आता है, टिपिकल थिंग्स दैट दे से। सो यू सी वेयर डज वन गो। और मेरा आजकल के दौर में भी in like 2022 अगर इस तरह की हमारी सोच है कि चलो सिर्फ एक गाली ही तो थी, एक थप्पड़ ही तो था, मतलब ये क्या बकवास है। यस बिल्कुल। अब कहाँ एंड दैट्स व्हाई उन लोगों को फिर अपनी बाउंड्रीज बनानी नहीं आती। सो इफ यू गो टुवर्ड्स लेट्स से द ट्रीटमेंट और ब्रेकिंग द साइकिल एज वेल, अपने लिए खुद से खड़ा होना बहुत ज़रूरी है फॉर अडल्ट्स, वेयर दिस इज स्टॉप। मुझे गाली नहीं दे सकते, मुझे मार नहीं सकते, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, यू कांट बी लिटिल मी एनी मोर, यू कांट कॉल मी नेम्स, बिकॉज जो अब्यूज़र होता है उसकी बहुत लाइक आई टोल्ड यू पावर और अथॉरिटी होती है, वो अगले को फील ऐसा कराता है कि सारा तुम्हारा ही कसूर है।
सो इवन जो अब्यूज़ हो रहा होता है वो समझते हैं मेरा ही कसूर है, मैंने ही कुछ गलत बात की होगी, मैंने ही काम ठीक नहीं किया, मैंने शायद कपड़े गलत पहने हो, मैंने शायद स्कूल के अंदर या जाते हुए किसी ने हाथ वाथ लगा दिया हो तो मेरी गलती थी, मुझे अकेला नहीं जाना चाहिए. It's never the victim. It's never the victim. It's always the abuser. It's always the and we always make the victim believe that it was your fault. Yes. You shouldn't have gone. और मुझे ऐसा लगता है कि जो अब्यूजर्स हैं वो हम हर इंसान में एक अब्यूजर मौजूद है. कितनी दफा ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स से लड़ते हैं, उनसे बात नहीं करते. यू नो वी आर अब्यूजिंग देम इमोशनली. मेरा बिल्कुल ठीक है. टीच देम अ लेसन कि यू नो आपने मुझसे ऐसे किया तो अब मैं बात नहीं करूंगा एंड आई हैव मोर पावर ओवर यू. मजा चकाता हूं. ये अपने दोस्तों के साथ भी हम उनको इमोशनली अब्यूज करते हैं जस्ट टू यू नो थ्रो योर वेट अराउंड कि ठीक है मैं नहीं बात कर रहा, सिर्फ काम की बात. मजाक में कैसे किसी को इतना नेम कॉलिंग कर लेते हैं, किसी को मोटू बोल दिया, किसी को कालू बोल दिया, किसी को ब्राउनी बोल दिया, कुछ बोल दिया, बट वो हंस के टाल देता है. बट डू वी नो कि उसका उस पर कितना डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है घर जाकर, कितना ट्रिगर हो रहा है, या ऊपर से तो वो हंस के अपना निक नेम रख रहा है इस टाइप का एंड हमने भी आराम से बोल दिया, बट एक्चुअली पीछे उनके क्या हो रहा है वी डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी. एग्जैक्टली ऐसा बहुत होता है. मेरा मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चा और टीचर, आई थिंक ये एक बड़ा कॉन्शियसली ये बॉन्ड बना रहना चाहिए. यू जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट द टीचर्स एंड यू जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट द पेरेंट्स. आपने जो बात की ना ट्रस्ट, दैट्स द होल थिंग. द होल गेम इज अबाउट ट्रस्ट. यू हैव टू ट्रस्ट योर चाइल्ड, यू हैव टू ट्रस्ट द पर्सन हु इज बीइंग अब्यूज्ड, द विक्टिम. ट्रस्ट देम, बिलीव देम, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस कनेक्शन में, इस बॉन्डिंग में ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर वेयर यू टेल द चाइल्ड और यू टेल द एडल्ट कि वी बिलीव यू, वी आर विथ यू. आप उसको सपोर्ट करें. और आपने बिल्कुल ठीक बोला, एज अ ट्रायंगल किसी भी बच्चे को, किसी को भी इंसान को अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, आई ऑलवेज बिलीव शुड हैव अ मेंटोर और अ गो टू पर्सन. वो चाहे कोई अच्छी टीचर हो, कोई चाचा हो, कोई खाला हो, कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, कोई बड़ा मेंटोर ही क्यों ना, कोई भी हो, बट एक मेंटोर होना ज़रूरी है whom the other person trusts. और आप they can open up to. Yes. और मुझे ऐसा लगता है हुमैरा कि यू नो कभी-कभी यू नो यूर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप उससे निकल नहीं सकते क्योंकि अगर आप निकलेंगे तो पेरेंट्स आपको इमोशनली अब्यूज करेंगे, है ना. पेरेंट्स इमोशनल अब्यूज करेंगे तो आप उसको रखने के लिए आप खुद को इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं. आप फिर वही इमोशनल अब्यूज इज यू नो ट्रांजिटिंग इनटू physical या verbal abuse. So I think it turns into a very vicious circle altogether. Absolutely, that's exactly where I wanted to come. It is a circle, it's a cycle. The abuser will abuse you, will hit you or will call you names, then you will break down. आप रोएंगे धोएंगे. अब्यूज़र को ज़रा रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगा, यू नो आई लव यू सो मच. फिर वो स्वीट स्वीट बातों से देन द वाइफ विल मेल्ट डाउन अगेन. कहेगी अच्छा ठीक है, वो इतनी माफ़ी मांगा, गिर पड़ेगा, रो पड़ेगा पैरों पे, आइंदा नहीं करूँगा. फिर क्या होगा, वो साइकिल आपका पूरा कैसे खत्म होगा. I think वो टाइड पर और ऊंची आती है. Yes. The second tide is much higher than. It's higher और it's equally bad because फिर आप किसी छोटी सी चीज़ से जो अब्यूज़र है वो ट्रिगर हो जाएगा. फिर आपने प्लेट गलत रख दी, आपने कुछ मुंह ऐसे मोड़ दिया और वो ट्रिगर हो गया. फिर उसे उठा के उसे आपको मार दिया या बात कर दी. फिर बंदी रोई, बच्चा रोया, फिर हम आके बोलेंगे I'm so sorry. फिर वो गिल्ट आ जाता है. Then you say I'm so sorry, I shouldn't have done like this. अच्छा, ये हम एक और टॉपिक पे चलेंगे. बंदी क्यों रोई? क्या पता कभी लड़कियां भी हस्बैंड्स को करती हैं इमोशनल अब्यूज. हां, बिल्कुल, I agree. मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. मैं अम्मी क्या जा रही हूं? You know, these are emotional abuses. That's blackmailing and that's part of emotional abuse. There you go. बात नहीं करेंगी, खाना नहीं खाएंगी. So somewhere there's very subtly they are also into that cycle, but somehow unfortunately or fortunately they get away with it because they're women. Humaira, thank you so much for joining us. It was a lovely topic. और यू नो व्हाइल वी वर डिस्कसिंग इट, मुझे लग रहा था कि हमें ऑडियंस की नॉलेज में इस तरह के टॉपिक्स लाने चाहिए. ये जो अब्यूज़ है, जो इमोशनल अब्यूज़ है, जो फिजिकल अब्यूज़ है, जो वर्बल अब्यूज़ है, ये सब एक दूसरे का चेन रिएक्शन होता है. अगर आप इमोशनली अब्यूज़ हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वही इमोशनल अब्यूज़ वर्बल अब्यूज़ में तब्दील होगी और वो फिजिकल अब्यूज़ में होगी. और ख़ास तौर पे जितने भी यंग पेरेंट्स हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द चिल्ड्रन. यू हैव टू ट्रस्ट योर चाइल्ड और अपने बच्चे के सामने एक अच्छा माहौल जरूर बना के रखें. हुमैरा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो. और तंग करेंगे आपको आने वाले हफ्तों में. बिल्कुल ना. ख़वातीन और हज़रात, लीजिए एक छोटा सा ब्रेक. यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. विल बी राइट. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं 24 मार्च है और 24 मार्च
की क्या खुसूसियत है। 24 मार्च बेसिकली वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। जी हाँ, टीबी एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है। बहुत सारे लोग टीबी का शिकार होते हैं और आज इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर यूसुफ लकड़ावाला। ये एक फैमिली फिजिशियन है, एक जनरल सर्जन है और फैमिली हेल्थ एडवाइज़र है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हम बात करें, आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। टीबी एक बहुत ही मोहलिक बीमारी है, बहुत सारे लोगों को हो जाती है। मुझे एक बात ये बताएं सर, सबसे ज़्यादा कॉजेज़ क्या होते हैं टीबी? देखिए, टीबी जो है वो फैलने वाली बीमारी है। फैलने वाली बीमारी का सबसे ज़्यादा आपने मुशाहिदा किया इन 2 सालों में कोविड के दौरान। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आप एक बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि जितने 2 साल में कोविड से लोग नहीं मरे, इतने 1 साल में टीबी से मर जाते हैं। ठीक है, नियरली 60,000 डेथ्स पर ईयर। 60,000 जी, 60,000। ये तो डॉक्यूमेंटेड हैं, और जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है। और एक दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़े में ही होती है जी, तो ये गलत है। टीबी जिस्म में सर से लेकर पैर तक कहीं भी हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है, लेकिन डॉक्टर साहब कहा ये ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली टीबी फेफड़ों की बीमारी समझी जाती है। जी हाँ, तो अब ये चीज़ जो है एक गलत फहमी है। ये गलत फहमी है। टीबी एक जरासीम है, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कहीं भी जाके बैठ सकता है आपके जिस्म में। जिसका पहला फोकस जो है वो, क्योंकि ये थूक से, बलगम से, रतूबतों से फैलती है, तो ये क्योंकि खांसने से और छींकने से, या ज़्यादा हम कहेंगे ज़्यादा खांसने से ही, छींकने में तो नहीं आएगा ज़्यादा, ये खांसने में ही आएगा। तो ज़्यादा क्योंकि थूक से, खांसने से, पार्टिकल्स से, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स, क्योंकि आजकल ये बड़ी कॉमन है आपके दौरान, आप सब ने देखी सुनी परखी, लोग रोज़ाना टीवी पे देखते हैं इसको कि भाई सारे पार्टिकल्स हवा में हैं। तो इसी तरह टीबी का जरासीम भी हवा में है। और आपने अगर एक बस में बैठा हुआ आदमी जो है वो चला आ रहा है खांसता हुआ, और ओपन ट्यूबरक्लोसिस, डॉक्टर साहब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट। ओके। लेकिन एक कांटेक्ट जो है वो काउस के थ्रू भी है। काउस के? जी, जो दूध आप पीते हैं बगैर उबला हुआ, आप कहते हैं कि भाई चले मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, पहलवान हूँ, दूध निकलाया और जल्दी जल्दी मैंने कच्चा दूध पिया और बहुत ताकत आ जाएगी, वो फ़ौरन टीबी आपके गले में जाती है। फिर आप यहाँ पे ज़ख्म करती है गले में, और फिर गले की ट्यूबरक्लोसिस बनती है। और वही बीमारी पेट की टीबी का सबब भी बनती है, और बहुत ज़्यादा पेट के अमराज उससे बनते हैं, और वो पेट की टीबी बनती है। डॉक्टर साहब, टीबी की तशखीस कैसे की जाए कि आपको टीबी हो सकती है? मुख्तलिफ किस्म की टीबी मुख्तलिफ किस्म के टेस्टों से होती है। पहले ज़माने में, या पहले ज़माना कहें आज से 100 साल पहले तक टीबी का इलाज नहीं था जिस तरह, और या कम इलाज था, तो बहुत कम हमारे पास टेस्टों की सहूलत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोस्कोप आया, टीबी को हमने देखा, फिर और टेस्ट आए, एक्सरे आया, एक्सरे में देखा हमने, और उसके बाद आजकल के दौर में जो सबसे लेटेस्ट टेस्ट है वो है जीन एक्सपर्ट। जीन एक्सपर्ट अब बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेस्ट है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन उससे कुछ कम टेस्ट भी हैं जो कि हम जल्दी करके, ओपन ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट हम जल्दी देख के पता चल जाता है, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पे जो हम पहले टेस्ट जो करते हैं वो है बलगम का मुआयना और सीने का एक्सरे। ये 2 टेस्ट अगर हम कर लें तो उससे काफ़ी हद तक हम टीबी की तशखीस पर पहुँच जाते हैं कि इस इंसान को हो सकती है। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, हुक्का पीते हैं या धुएं में ज़्यादा रहते हैं, उनको हो सकती है। टीबी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन चांसेस होगा कि उनको ज़्यादा टीबी हो जाए। क्यों? इसलिए कि जो अंदर उनके जो बाल होते हैं, या माइक्रोस्कोपिक बाल होते हैं, उसको हम सीलिया कहते हैं, ठीक है, वो सीलिया उनके डैमेज हो जाते हैं। तो जो जरासीम होगा वो आपके जिस्म के अंदर चला जाएगा, और उसको निकालने की जो नेचुरल डिफेंस फॉर्मेशन होगी, वो जो बाहर फेंके उसको, वो आपकी ख़त्म है। तो जरासीम के मज़े आ गए, वो अंदर आके आपके लंग्स में बैठ गया और वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा होंगे किसी नॉर्मल आदमी के मुकाबले में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से कि कोई एज है मखसूस? कोई एज नहीं है, किसी भी एज में, किसी भी एज को पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और लेकिन वो लगी होगी, पैदा नहीं होती। जी हाँ, और हमने मुशाहिदे में देखा है कि ये बचपन से लेकर एंड एज तक किसी भी एज के मरीज़ को हमारे यहाँ मुल्क में हो सकता है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारा मुल्क, इंडिया, बांग्लादेश, आगे बर्मा, और ये पूरा सब कॉन्टिनेंट हमारा, यहाँ पे टीबी एंडेमिक है। डॉक्टर साहब, ये जो बचपन में हमें टीबी से बचाव का टीका लगाया जाता है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके ख्याल से वो जिनको टीका लगा हुआ हो, वो क्या सारी ज़िंदगी महफूज रहते हैं? महफूज रहते हैं। उसकी
जिसे कहते हैं ना पेचीदगियों से, जिस तरह हम कोरोना में आजकल कह रहे हैं कि कोरोना से जो है टीका लगाएं, अगर कोरोना हुआ भी तो आपको थोड़ा कम होगा, ठीक है, कम शिद्दत से होगा। इसी तरह टीबी भी अगर हुई तो कम शिद्दत की होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये बचाव के तरीके हैं, वरना इसके ज़्यादा आप और ज़्यादा उसके मौलिक प्रॉब्लम की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, टीबी आपको जिस तरह आपने बताया किसी भी इंसान से कभी भी लग सकती है, कब एक इंसान को खुद पता चलता है कि उसको टीबी हो गई है? देखिए किसी भी इंसान से कभी भी नहीं, इन्फेक्टेड पर्सन टू इन्फेक्टेड इंसान से, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो इन्फेक्टेड इंसान हो उसको कब पता चलता है कि उसको टीबी हो चुकी है? उसकी अलामत है बुखार आना नंबर 1, नंबर 2 खांसी होना। अगर कोई कॉफ 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली जाके उसका डॉक्टर से मुआयना कराएं, ना कि कोई आपको टोटकेबाजी करें और उल्टे सीधे आप इलाज करते फिरें। एक एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है आपका, बलगम का मुआयना होना बहुत ज़रूरी है आपका, और अगर बलगम में खून आता है कभी भी तो डेफिनेटली जाके अपने डॉक्टर से मुआयना करें, चाहे 5 दिन में आए, 6 दिन में आए या कभी भी आए। बलगम में खून आना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, वो ज़रूर जाके आपको चेक कराना चाहिए। तो ये सारी अलामत है, वज़न का कम होना, ठीक है, रात को ठंडे पसीने आना, ये सारी टीबी की इनिशियल अलामत हैं जो कि फ़ौरन से जाके आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल? ट्रीटमेंट ऑप्शन इसकी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसकी दवाइयाँ बहुत सारी हैं और बहुत लंबे टाइम तक खानी होती हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि इसके जो जरसूमा है उसके ऊपर एक चर्बी की लेयर है। वो चर्बी की लेयर जो है वो अपने अंदर दवाई आने नहीं देती। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि 4 किस्म की दवाई भेजनी पड़ती है लड़ने के लिए, यानी कि 4 फौजी भेजने पड़ते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ों में वो उसको अच्छी तरह से घेर के उसको मारते हैं, और वो आहिस्ता इसका जरसूमा जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बड़ी अपने अंदर एक खासियत रखता है छुपने की, खामोश होकर बैठने की और बाद में उभरने की। तो इसीलिए ये तमाम दवाएं 6 महीने तक दी जाती हैं और अच्छी तरह से इसका बार बार फॉलोअप्स होते हैं और इसके बाद ये जो बीमारी है वो ख़त्म होती है। ओके ख़वातीन और हज़रात, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर यूसुफ, हमारे साथ मौजूद हैं अभी भी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज 24 मार्च है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसको फेमसली हम लोग टीबी कहते हैं। और आज डॉक्टर यूसुफ लकड़ावाला हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं कि टीबी की अलामात क्या होती हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या। डॉक्टर साहब, मेनिंजाइटिस का भी कुछ ताल्लुक है टीबी से? बिल्कुल, देखिए गर्दन तोड़ बुखार। तो एक और ख़तरनाक जो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस जो है वो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है। और ये अगर जब होती है तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेजेस कॉज करती है, तबाही, तब हाँ, इन द ब्रेन। और दूसरा ये होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अलग इसकी तबाहियाँ होती हैं जो कि माजूरी की तरफ ले जाती है। और फिर माजूरी ये हो जाती है कि आपके दोनों पैर लाचार हो जाते हैं, या एक पैर से आप लाचार हो जाते हैं, या दूसरी तरफ से आपके पैर काम नहीं करते हैं, या सारी ज़िंदगी का अपाहजपन हो जाता है। इसी तरह ब्रेन के अंदर ये करती है, या अंधापन लाती है, या बीमारी लाती है, या आपके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा अपाहज बना देती है इंसान को, या फिर इसकी हाथ पैर की चलने फिरने की सलाहियत सही नहीं रहती। तो इसीलिए जब भी किसी को लंबे टाइम का बुखार हो, सर में दर्द हो, या उसको जो है उल्टियाँ लगी हुई हैं, या किसी वजह से उसका बुखार की तशखीस नहीं हो रही, तो एक जहन में डॉक्टर्स को भी और मरीज़ को भी जहन में रखनी चाहिए कि जब डॉक्टर्स कहें कि इसका कमर का पानी निकाल के टेस्ट करें, तो मरीज़ हमेशा डर जाते हैं कि कहीं क्या हो जाएगा, इससे कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। नहीं, वो डॉक्टर आपके अच्छे के लिए कह रहा है कि देखें कि कहीं इसमें टीबी के जरासीम तो नहीं है, और उसके तशखीस से पता चल जाता है कि कहीं टीबी की अलामत ना हो। अगर हैं तो उसकी दवाइयाँ देते हैं, से जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह तो हमें वैसे कोरोना की वजह से नहीं, हमें वैसे भी इस तरह की जगहों पे मास्क पहने रहना चाहिए शायद। मास्क पहनना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका ये जो टीबी है जो गर्दन से इस तरह लगती है, ये थूक से या फेफड़े से ऐसे नहीं लगती, इसकी अलग वजूहत हैं, उससे लगती है। लेकिन उसकी वजूहत क्या होंगी डॉक्टर साहब? उसकी वजूहत ये है कि कोई इस तरह की सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ, या ये आम लोगों को नहीं लगती, ऐसे लोगों को लगती है जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो, तो उसकी वजह से ये लगता है। और इसका भी कोई एज का वो नहीं है? एज का कोई फैक्टर नहीं, बच्चों में ये ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, बूढ़ों में एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस की तरफ ज़्यादा होता है। अच्छा, ट्रामा के बाद हो सकती है, बहुत ज़्यादा कोई किसी को चोट लगी, किसी का इन्फेक्शन हुआ, किसी की वजह से कोई सर्जरी हुई, तो इसकी वजह से ये लग सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब टीबी से रिकवरी हो जाती है
तो सुना ही जाता है कि वो मुस्तकिल डैमेज हो चुका होता है लंग। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। अगर इनिशियल स्टेज का इन्फेक्शन है या ऐसा है कि जब आपने जल्दी उसको कर लिया, अच्छी ट्रीटमेंट कर ली, तो टीबी जो का इन्फेक्शन मुकम्मल क्योर हो जाता है। उसके कुछ कुछ अलामात किसी को लंग्स में आप उसके एक्सरे देखें तो पता तो होते हैं। जिस तरह कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में उसको जॉब नहीं मिलती तो उसके एक्सरे पे नज़र आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल कंप्लीट क्योर हो जाता है और बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल सही हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी मेडिकेशन है जो लाइफ लॉन्ग लेती रहनी पड़ती है? नहीं, ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है। कुछ उसके होते हैं, कुछ अरसे के लिए लेनी पड़ती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका री एमरजेंस बाद में हो सकता है जब आपकी इम्यूनिटी कम हो, एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की तरफ जब आदमी जाता है, या बहुत ज़्यादा उसकी अनकंट्रोल शुगर हो या इम्यूनो डेफिशिएंसी हो, तो फिर जाके उसको वापस से ये री एमरजेंट हो सकता है। तो मतलब ये रह जाता है, जर्म अपनी बॉडी में आ गया तो रहेगा। बॉडी में आ गया तो हो सकता है कि कंप्लीट ख़त्म हो जाए, हो सकता है कंप्लीट ख़त्म ना हो, किसी ऑर्गन में बैठ जाए और इतना कम हो जाए आपकी इम्यूनिटी इसको हावी हो जाए, आप कंप्लीट ज़िंदगी इसके साथ गुजार लें और कभी जाके आपकी किसी उम्र के हिस्से में आपकी इम्यूनिटी कम हो तो फिर ये किसी फॉर्म में आ सकता है, कुछ केसेस में, हर केस में नहीं। डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी डाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। सब बचाव के लिए क्या करें? सबसे पहला EPI जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि पैदाइशी टीके, जिससे हमारी कौम भागती है, पोलियो के कतरे से भागती है, पैदाइशी टीकों से भागती है, कोरोना के वैक्सीन से भागती है, इससे ना भागें। पैदाइशी टीके ज़रूर लगवाइए हर हाल में। BCG का वैक्सीन पैदाइश पे लगता है, जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन या 1-2 दिन में फ़ौरन लगाया जाता है, वो ज़रूर लगवाइए। नंबर 1, उससे आप आधी जंग तो वहीं जीत जाते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई मरीज़ को ये अलामात हों तो जल्दी ट्रीटमेंट करें, ठीक है। नंबर 3, जब घरेलू हिफ्ज़ान सेहत का माहौल जो है वो अच्छा रखें, साफ़ सफाई रखें, घर के अंदर नेटिंग प्रॉपर रखें, सफाई सुथराई रखें, बर्तनों को साफ़ रखें, हर जगह थूकते ना फिरें, जो हमारे आदत है हर एक की, पान थूक दिया, वैसे ही थूकना शुरू हो गए। कल मैं देख रहा था, ये वाकई देख रहा था, वो मुशाहिदा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि 2 बच्चे जा रहे थे, मैं कोई चीज़ खरीद रहा था बाज़ार से, वो बच्चे सिर्फ ये कंपटीशन कर रहे थे कि किसकी थूक ज़्यादा दूर जा रही है, और ये वाली मुशाहिदा कर रहे थे, मैं ये वाकई देख रहा था। और ये चीज़ जस्ट इमेजिन कि ये एक कंपटीशन हो रहा था। अब ये उनकी जो है वो एक तफरी थी, तो उसको डेफिनेटली ये घर से तरबियत मिलनी चाहिए कि ऐसे खेलों से ना रुके। इसके वाक़े से मुझे उस वक्त एक याद आया कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एक दिन रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने लोगों को, बच्चों को कंचे खेलते हुए या गोलियां खेलते हुए देखा, तो उन्होंने उनको मना किया और कहा ये रुक जाओ, खेलना है तो क्रिकेट खेलो, और उस वक्त रोक के उन्होंने बताया ये। तो इस तरह की तरबियत उस वक्त लीडर करते थे, और हमें भी चाहिए कि घर से ऐसी तरबियत हम लोग बच्चों की शुरू करें। कितनी सही बात है डॉक्टर साहब जी। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब, इट वाज द प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, ये कितनी ज़रूरी बात है कि अगर आप अपने अतराफ़ में छोटे बच्चों को इस तरह की कोई ऑल फॉल चीज़ करते हुए देखें या कोई फजूल खेल खेलते हुए देखें, तो प्लीज़ एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का हक अदा कीजिए, उनको सिखाइए कि वो क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे कल के शहरी होंगे। आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे था, 24 मार्च है आज, तो आज हमने ट्यूबरक्लोसिस को फोकस किया और डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह आप ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं और अगर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर सुबह आपके साथ होंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।